हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास के लिए, जो एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो सीरीज हमारी किस बारे में है कि जो आपके जो फाइनल एग्ज़ाम में जो आपके पेपर आते हैं इंग्लिश के, उसमें जो आपकी ग्रामर पूछी जाती है, तो उस ग्रामर को हम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसी हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसके 10 पार्ट बना दें। तो आज हम 2011 का जो पेपर है उसकी ग्रामर को सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे। हर क्वेश्चन में जो जो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आएगा मैं आपको समझाता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन सी है ये और क्वेश्चन 7 है। तो फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए हम इनको समझते हैं। तो पहला है उज्जैन इज डिक्लेयर्ड एज, और आगे लिखा है होली सिटी। तो देखिए पीछे हमें ऑप्शन मिले ए एन द। तो जो ए एन द का जो यूज होता है वो साउंड के आधार पे होता है, यानी कि साउंड के आधार पे ऐसे कि अगर व्यंजन ध्वनि निकली तो आपको लगाना है ए, और अगर स्वर ध्वनि निकली तो आपको लगाना है एन। तो आपने कहा है, देखिए होली, होली जो शब्द आपने कहा है तो इसमें आप क्या बोले हैं, ह, हो ली। तो जो हा है वो एक व्यंजन है, और मैंने अभी बताया आपको कि अगर व्यंजन ध्वनि अगर निकली है तो आप लगाएंगे ए लगाएंगे। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या रहेगा, ए। तो आप कह देंगे उज्जैन इज डिक्लेयर्ड एज ए होली सिटी। अगला देखते हैं। अगला है खालिस्तान द क्लासरूम्स ऑफ दिस स्कूल्स आर वेल फर्निश्ड। देखिए हमें ऑप्शन क्या मिले, ईच, एवरी और आल। देखिए ईच एवरी अगर इसमें आता तो फिर क्लासरूम्स नहीं होता। यहाँ आप देख पा रहे हैं क्लासरूम्स लिख दिया है। और दूसरी बात, ईच और एवरी जब आता है तो उसके बाद कभी द का यूज़ नहीं होता। ईच बॉय, ईच मैन ऐसा होता है, लेकिन द आया है। और अगर आप आल की अगर हम बात करें तो आल के बाद द जरूर आता है। आल द बॉयज ऑफ द स्कूल, आल द मैन, ऐसा। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आल आ जाएगा। और क्या बन जाएगा, ऑल द क्लासरूम्स ऑफ द स्कूल आर वेल फर्निश्ड। तो ये बिल्कुल ठीक बैठेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है ही खालिस्तान क्लाइम ऑन द ट्री, कि वो पेड़ पर चढ़ सकता है। उसकी क्षमता की बात हो रही है, शक्ति की बात हो रही है, सामर्थ्य की बात हो रही है। उस शक्ति सामर्थ्य में हम यूज करते हैं कैन। तो इसमें क्या आ जाएगा, कैन, कि ही कैन क्लाइम ऑन द ट्री, कि वो पेड़ पर चढ़ सकता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है खालिस्तान ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट गेट थ्रू द एग्जाम, कि जब तक कि वो मेहनत नहीं करता है वो एग्जाम पास नहीं कर सकता। तो देखिए इसमें आ जाएगा अनलेस, क्योंकि इफ का मतलब होता है यदि। तो अगर आप इफ लिखते हो तो क्या अर्थ निकलेगा, यदि वो मेहनत करता है तो वो एग्जाम पास नहीं कर सकता। ये बात तो गलत हो गई। और बिकाज तो इसमें आ नहीं सकता, बिकाज का तो यूज ही बीच में होता है। कभी भी सेंटेंस की शुरुआत बिकाज से नहीं हो सकती। अब बच गया अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि ना। तो अगर आप अनलेस इसमें लिखते हैं तो अनलेस का मतलब क्या हो जाएगा, कि जब तक कि, मतलब अनलेस का अर्थ होता है जब तक कि ना। तो आप कहेंगे कि जब तक कि वो कठिन मेहनत नहीं करता है वो पास एग्जाम में नहीं हो सकता। तो इसमें आ जाएगा अनलेस। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो खालिस्तान आया है वो आपकी टेक्स्ट बुक से है, और लेसन 2 आपका जो मिनी वाला, ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, उससे है। मदर सेड, माता जी ने कहा, कम इनसाइड मिनी इट इज़ टू विंडी टू सिट आउटसाइड। और आप टू और टू का प्रयोग भी जानते हैं कि टू और टू इसका साथ में यूज होता है। तो इसमें आ जाएगा इट इज़ टू विंडी टू सिट आउटसाइड। इसका मतलब होता है कि बाहर इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि कोई बैठ नहीं सकता। आप इसका अगर आप 100 से बनाए तो इस प्रकार बना सकते हैं कि इट इज़ सो विंडी डेट वन कैन नॉट सिट आउटसाइड, ऐसा इसका बन जाता है। तो इसमें साफ साफ मैं आपको बता दूं कि इसमें टू का यूज़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 5 पीपल, 5 लोग। अब 5 ज़्यादा है। खालिस्तान सेव्ड बाय द रेस्क्यू टीम, यानी कि रेस्क्यू टीम द्वारा 5 लोगों को बचा लिया गया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें सीधी सी बात है हैव बीन का यूज हो जाएगा, हैव बीन। तो 5 पीपल हैव बीन सेव्ड बाय रेस्क्यू टीम, कि 5
लोगों को रेस्क्यू टीम द्वारा बचा लिया गया है। देखिए इसमें हेड क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप हेड लिखेंगे तो इसमें आगे बीन नहीं है हमारे इस खालिस्तान में, तो अगर हेड आता तो फिर बीन भी आता कि हेड बीन। अब अकेले हेड से इसमें ये सेंटेंस हमारा गलत होने लगता है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है वास्तव में, क्योंकि इसमें लोगों को बचाया गया है, लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं। तो आप कहेंगे 5 people हैव बीन सेव्ड बाय द रेस्क्यू टीम, या तो आप ये कह सकते हैं। और अगर ये हेड से होता तो कुछ ऐसा होता कि 5 people हैड बीन सेव्ड बाय द रेस्क्यू टीम। बस अर्थ में इतना अंतर हो जाता कि 5 लोगों को रेस्क्यू टीम द्वारा बचा लिया गया था, और यहाँ पर अभी अर्थ निकल रहा है कि 5 लोगों को रेस्क्यू टीम द्वारा बचा लिया गया है। ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो हैव के साथ बीन आना जरूरी है, और अगर हेड है तो उसके साथ भी बीन आना जरूरी है। और वाज तो इसके साथ आ ही नहीं सकता, क्योंकि वाज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ तो 5 लोग हैं। आगे अब हम बढ़ते हैं हमारे डू एज डायरेक्टेड की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा टीचेस अस इंग्लिश, और नीचे दिया है चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। देखो पास्ट इंडेफिनिट कहा है कि पास्ट इंडेफिनिट में आपको बदलना है। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान है वो क्या है कि उसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो पहली बात तो वर्ब है कहाँ हमारी, वर्ब है हमारी टीचेस। टीचेस जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। अभी ये टीचेस जो वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब है टीचेस। अब अगर आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में इसको बदलना चाहते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं। तो सेकंड फॉर्म होती है TAUGST, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट। तो हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में क्या बन जाएगा कि मिस्टर वर्मा टॉट अस इंग्लिश। तो टीच की जगह पर क्या आ जाएगा, टॉट आ जाएगा। मिस्टर वर्मा टॉट अस इंग्लिश, कि मिस्टर वर्मा ने हमें इंग्लिश पढ़ाई, ये इसका मतलब रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुना इज नॉट एज बिग एज ग्वालियर, कि जो गुना है वो ग्वालियर जितना बड़ा नहीं है। और नीचे दिया है कि यूज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यानी कि आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है एडजेक्टिव की। पहली बात तो एडजेक्टिव है कहाँ, एडजेक्टिव है बिग, तो बिग की कंपैरेटिव डिग्री होती है बिगर, BIGGER। बिगर आपको यूज करना है, उससे आपको बनाना है, और मीनिंग में नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए बदलते कैसे हैं। सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट, जो हमारा सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे हम लिखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है ग्वालियर, तो हम कहेंगे ग्वालियर। ये नियम के समेत ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर हो गया, आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद जो आपने सब्जेक्ट के तौर पे लिया है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके हिसाब से आप वर्ब लिख देंगे। तो ग्वालियर इज। उसके बाद अगर हमारे सेंटेंस में नॉट दिया है तो नॉट हमें हटाना है। तो नॉट दिया है सेंटेंस में, आप देख पा रहे हैं नॉट है मौजूद, तो हम नॉट हटा देंगे, तो ये तो हट गया। अब उसके बाद जो भी हमें एडजेक्टिव दिया है उसकी कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। तो ग्वालियर इज बिगर, क्या कह देंगे आप, बिगर, BIGGER, कि ग्वालियर इज बिगर। अब जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो उसके बाद आप यूज करते हैं देन का, THAN, देन। तो ग्वालियर इज बिगर देन गुना, लास्ट में क्या हो जाएगा, गुना। इस तरह से बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोल देता हूं कि अगर हमारे सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है तो हमें नॉट लगाना पड़ता है, और अगर दिया है तो हमें हटाना पड़ता है। तो यहाँ दिया है कि गुना इज नॉट एज बिग एज ग्वालियर, तो हम जब बनाएंगे तो हम कहेंगे ग्वालियर इज, फिर हम नॉट नहीं लगाएंगे और बिग को कर देंगे बिगर। तो ग्वालियर इज बिगर देन गुना। इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री में हम इसको चेंज कर सकते हैं, और इसका अर्थ हो जाएगा कि ग्वालियर गुना से बड़ा है। और अभी जो ये जो पॉजिटिव डिग्री में जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि गुना उतना भी बड़ा नहीं है जितना कि ग्वालियर है, यानी कि ग्वालियर बड़ा है। आगे हम देखते हैं। आगे है मिनी वाला। मिनी फेड द डक सम मास्ड राइस विथ इंक फिलर। देखिए पहले तो सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि कौन से टेंस का है। मिनी फेड, फीड नहीं लिखा है, फेड लिखा है, यानी कि जाहिर सी बात है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है।
मिनी फेड, फेड सेकंड फॉर्म होती है, तो यानी कि किसका टेंस, इसका टेंस कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारे किसी ने पूछा क्या है, पूछा है चेंज द वॉइस, यानी कि आपको वॉइस बदलना है, यानी कि आपको पैसिव वॉइस में बदलना है, अभी एक्टिव वॉइस में, क्योंकि मिनी इसमें सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है। तो देखिए हमने देख लिया कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर, वाज और वर, क्योंकि हमें पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब से ही काम पड़ता है, सबसे जरूरी जो चीज़ है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ हमें पहले तो यह तय करना पड़ेगा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्योंकि पैसिव वॉइस हम बदल रहे हैं, पैसिव वॉइस में हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट है हमारा द डक, क्योंकि मीनी किसको खिला रही है, डक को। मीनी ने जो बदक थी उसको कुछ पिसे हुए चावल दिए, किसकी सहायता से, इंक फिलर की सहायता से। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो डक जो है इसमें क्या है, जो बदक जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे द डक। तो देखिए मैं बता देता हूं कि द डक हो गया। उसके बाद मैंने अभी कहा कि हमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, वाज और वर। तो हम बदक एक ही है तो हम कह देंगे वाज, द डक वाज। उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है, फेड। तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान होती है, तो हम वापस फेड ही लिखेंगे, क्योंकि हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या बना अब तक, द डक वाज फेड। उसके बाद हम कहेंगे ये जो हमारा अदर वर्ड्स हैं, सम मास्ड राइस विथ इंक फिलर, ये अदर वर्ड्स हैं, ये हम लास्ट में लिख देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है पैसिव वॉइस में, कि आपको ऑब्जेक्ट सबसे आगे लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, वो टेंस को देखते हुए करते हैं। तो टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, तो हमने लिखा वाज, और फिर जो भी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखती है, तो फेड ही रहेगा। तो क्या बन गया हमारा पूरा, कि द डक वाज फेड सम मास्ड राइस विथ इंक फिलर, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। आपको बाय मीनिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का इतना स्थान नहीं होता है, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट से मतलब होता है। तो मैं फिर से बोल देता हूं, द डक वाज फेड सम मास्ड राइस विथ इंक फिलर। बाय मीनी भी आप लास्ट में बोल सकते हैं, नहीं भी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है द टीचर्स आर इन फेवर ऑफ दिस ट्रिप, द प्रिंसिपल इज इन फेवर ऑफ दिस ट्रिप, कि टीचर भी इस ट्रिप के समर्थन में है और प्रिंसिपल भी, यानी कि दोनों हैं। तो पहली बात तो आप ये देखिए, कुछ कॉमन दिख रहा है कि आपको, इन फेवर ऑफ दिस ट्रिप, ये तो कॉमन है, ठीक है। फिर आपको बनाना है बोथ और एंड से, यानी कि दोनों, तो दोनों इसमें है ही सही, टीचर है प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले कहेंगे आप बोथ, सबसे पहले आपने कह दिया बोथ। उसके बाद फिर आप लेंगे द टीचर, द टीचर्स, ये आप टीचर्स, ये आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या लिखा है, राइटिंग साफ नहीं आ रही, पर आप समझ जाना कि बोथ द टीचर्स। फिर आपको यूज करना है एंड का, एंड। फिर आपका दूसरा जो सब्जेक्ट है वो लिख दें द प्रिंसिपल, यानी कि सबसे पहले आप बोथ लिखेंगे, एक सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एंड लिखेंगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट लिखेंगे, और बाकी जो दोनों में कॉमन चीज है उसको लिखेंगे। लेकिन पहले आप हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखो टीचर भी हो गए, प्रिंसिपल भी हो गए, दो हो गए, यानी कि प्लूरल में हो गए। तो आप जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो लेंगे आर इस बार। तो क्या बनेगा हमारा बन जाएगा बोथ द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब जो लेंगे वो लेंगे आर, उसके बाद जो कॉमन लाइन है ना, इन द फेवर ऑफ दिस ट्रिप, आ जाएगा। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि सबसे पहले आप बोथ लिखेंगे, पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एंड लिखेंगे, दूसरा सब्जेक्ट लिखेंगे। अब चूंकि ये प्लूरल में हो गए हैं, तो आप जो वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो लेंगे वो रहेगी आर, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। तो बोथ द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल आर इन द फेवर ऑफ दिस ट्रिप, कि दोनों ही इस ट्रिप के समर्थन में है, इस यात्रा के समर्थन में है।
आगे हम देखते हैं अगला क्या है हमारा। तो अगला है ओपन द डोर, पैसिव वॉइस में बदलना है, चेंज द वॉइस, यानी कि अभी एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस बदलना है। तो देखिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, आज्ञावाचक, आज्ञा सूचक, प्रार्थना सूचक जिसमें आप कह सकते हैं, जिसमें सीधी पहले वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इसमें दिखता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इनको हम बनाते हैं लेट से। किससे बनाते हैं? लेट से। तो फार्मूला क्या है, लेट लिखिए प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखिए, फिर उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो क्या फार्मूला बताया मैंने आपको? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बना हमारा आंसर? हमारा आंसर इस तरह से बन गया कि लेट द डोर, ये डोर हमारा ऑब्जेक्ट है तो द डोर लिखेंगे हम, लेट द डोर, फिर आप क्या लगाएंगे, मैंने अभी कहा था क्या लगाएंगे? बी, लेट द डोर बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। ये आप क्या बन गया इसका? पैसिव वॉइस, लेट द डोर बी ओपन्ड। अगला है रीअरेंज करना है। अभी अरेंजमेंट सही नहीं है इसका, सेंट लिखा है, फिर विल लिखा है, फिर बी लिखा है, ए लेटर लिखा है, टू यू लिखा है। तो देखिए सीधी सी बात है, ए लेटर इसमें जो है सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए लेटर विल बी सेंट टू यू, ए लेटर विल बी सेंट टू यू, कि एक पत्र तुम्हें भेजा जाएगा। ये भी पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको 2011 के जो आपके ग्रामर में जो पूछा गया है उसको मैंने कवर करवा दिया है। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो आप हमारा सहयोग करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह ये जो सीरीज़ है वो कैसी लगी है, ताकि हम आगे इसके जो बाकी जो 9 पार्ट है वो हम बना सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।